सत श्री अकाल। आपका स्वागत है तीसरे पॉडकास्ट में, ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति और उसका विकास, द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। पृथ्वी जो है या पूरा जो सौरमंडल है, पूरा ब्रह्मांड है, ये पहले नहीं था। ऐसी मानता है कि ये एक समय पे पृथ्वी बनी, बाकी के जो ग्रह हैं, बाकी के जो आकाश गंगाएं हैं, बाकी के जो सौरमंडल हैं, वो सब एक टाइम के बाद बने। अब इसकी बहुत सारी हाइपोथेसिस हैं, परिकल्पनाएं हैं। बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमर्स ने और साइंटिस्ट ने ये परिकल्पनाएं दी अपनी। तो जो सबसे पहली परिकल्पना है उसको कहते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस या निहारिका परिकल्पना। अब नेबुला जो है, नेबुला का मतलब होता है एक क्लाउड। ये सिद्धांत इमैनुअल कांत एक बहुत बड़े स्कॉलर थे 18th सेंचुरी के, 18वीं सदी के। वो बहुत ही रिनाउंड स्कॉलर थे। उन्होंने 1796 ईस्वी में यह निहारिका परिकल्पना या नेबुलर हाइपोथेसिस पेश किया, और इसको फिर बाद में पियर और साइमन लाप्लास ने और सजाया संवारा। वो बताते हैं कि पृथ्वी सहित जो सौरमंडल है, गैस और धूल के घूमते हुए बादल से बना, जिसे वो नेबुला कहते हैं या निहारिका कहते हैं। जैसे जैसे निहारिका सुकड़ी और तेजी से घूमती गई, यह एक चपटी डिस्क की शेप में, आपने डिस्कस थ्रो देखी, डिस्क की शेप में बदल गई। और ये ग्रेविटेशनल पुल, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, उसके कारण ये पदार्थ एक दूसरे के साथ इकट्ठे होने लगे। जो नेबुला है, जो आपकी निहारिका है, उसमें जो पार्टिकल फ्लोट कर रहे थे, कण फ्लोट कर रहे थे, वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण वो एक दूसरे के पास आने लगे और इन छोटे छोटे समूह और बढ़ने लगे, और इनसे ग्रहों का निर्माण हुआ। और जो सेंटर में, मध्य में जो नेबुला का हिस्सा बच गया, उससे सूर्य का निर्माण हुआ, जो सेंट्रल मास जिसे कहते हैं। साइडों पे वो घूमने के कारण सारे ग्रह उसके चारों तरफ घूम गए, और बीच में जो मास बचा वो गर्म गैस का गोला, उससे सूर्य बन गया। लेकिन ये जो थ्योरी थी, ये सिर्फ हमारे ग्रह मंडल को ही, सौरमंडल को ही एक्सप्लेन करती थी। लेकिन बाद में जब एडविन हबल ने सबसे पहले टेलीस्कोप बनाई, दूरबीन बनाई 1920 के करीब, तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत सारे ऐसे सौरमंडल हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे यूनिवर्स हैं, अलग अलग सन हैं, उनके सूर्य हैं, उनके चारों तरफ बहुत सारे और ग्रह अपने अपने दूर, यहाँ से बहुत दूर, करोड़ों मील दूर कोई एक सूर्य है, उसके चारों तरफ उसके ग्रह घूम रहे हैं। तो ये थ्योरी जो है, इसको नकार दिया गया। उसके बाद
प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, जिसको ग्रहाणु परिकल्पना कहते हैं, वो आया, लेकिन उसमें भी बहुत सारी कमियां थी। उसके बाद ज्वारीय सिद्धांत आया, जिसको टाइडल थ्योरी कहते हैं, लेकिन वो भी नहीं, जो टाइम का टेस्ट है वो नहीं कर पाया। फिर द्वितीय तारा प्रणाली के दो तारे पास पास आए, बहुत बड़े थे, उनमें से ग्रेविटेशनल पुल के कारण वो बीच में से मैटर ऐसे एक दूसरे की तरफ खींचा। लेकिन बात वही आती है कि ये सिर्फ एक एक सौरमंडल को बता रहे थे, और जो लाखों और पाताल आकाश हैं उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहे थे। फिर एक सुपरनोवा हाइपोथेसिस आया। सुपरनोवा का मतलब एक बहुत विशाल कोई एक बादल, एनर्जी का बहुत बड़ा, ऊर्जा का बादल, सुपरनोवा, और उसको सुधार के फिर जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल, जो सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त थ्योरी है, जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, या बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं, या विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना कहते हैं, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, वो 1920 के बाद एडविन हबल की जो टेलीस्कोप थी वो आने के बाद थ्योरी दी गई, और वो काफी कुछ हमें एक्सप्लेन करती है। वो हमें बताती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विस्तार कैसे हुआ। जैसे जैसे समय बीतता है, जो आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सीज जो हैं, वो एक दूसरे से दूर होती जाती हैं। इसी प्रकार आकाश गंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ती हुई पाई जाती है, और इस प्रकार ब्रह्मांड का विस्तार होता हुआ माना जाता है। तो आगे चलने से पहले हम पहले बिग बैंग थ्योरी समझते हैं क्या है। तो शुरुआत में वो मानते हैं कि ब्रह्मांड को बनाने वाला सारा पदार्थ एक ही स्थान पे, एक छोटी सी बिंदु, छोटा गोला, बहुत छोटा गोला, एकल परमाणु कहते हैं उसको, या सिंगुलैरिटी अंग्रेजी में कहते हैं, एक एटम के साइज का परमाणु। आप समझते हैं एटम, आपने 10वीं क्लास में केमिस्ट्री में एटम मॉलिक्यूल पढ़ा होगा। वो एक छोटा सा एटम के साइज की एक सिंगुलैरिटी है, एक एकल परमाणु है, लेकिन उसका जो तापमान है वो अनंत, मेजर नहीं किया जा सकता, बहुत गर्म है, और बहुत ही उसकी जो घनत्व है, उसका जो डेंसिटी है वो बहुत विशाल है, वो अनंत है, वो इनफाइनाइट है, वो मेजर ही नहीं हो सकती, इतनी है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि वो जो छोटा सिंगुलैरिटी है, जो एकल परमाणु है, वो फट गया, एक्सप्लोजन हो गई, फट गया, बिग बैंग, एक बहुत जोर से धमाका हुआ, एक एक्सप्लोजन हुई, और वो जो एकल परमाणु था, वो सिंगुलैरिटी थी, वो फट गई। उसमें से इतनी एनर्जी निकली, इतनी लाइट निकली कि पूरे ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हो गया। और ये घटना करीब 13.8 अरब साल, 13.8 बिलियन साल पहले हुई थी। लेकिन ये विस्तार अभी भी जारी है। कैसे जारी है, मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं, बने रहिए। ये वो एकल परमाणु के विस्फोट के बाद ये जो गैलेक्सीज और तारे हैं, ये कैसे एक्सपैंड कर रहे हैं। देखिए, आप बैलून की तरफ देखिए,
और आपको एकदम एहसास होगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि ये जैसे जैसे वो बैलून की तरह हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, वो एक्सपैंड किया, बड़ा हुआ, तो जो आकाशगंगाएं हैं इनके बीच में जो तारे हैं इनके बीच का जो दूरी है वो बढ़ती गई। देखिए आपके सामने ये गैप बढ़ता गया, जैसे गुब्बारा फूलता है और ये गैप बढ़ता है, ऐसे ऐसे ही ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। बिग बैंग से करीब 3 लाख वर्ष के भीतर जिस दिन वो एकल परमाणु फटा और उसके 3 लाख साल के अंदर अंदर जो अनंत तापमान था वो कम होके करीब 4500 केल्विन तक पहुंच गया और परमाणु पदार्थ का निर्माण हुआ। परमाणु पदार्थ मतलब एटम्स बनने लगे। किस चीज के? हाइड्रोजन और हीलियम के, जो सबसे प्राइमरी है, एक इलेक्ट्रॉन वाला एटम और 2 इलेक्ट्रॉन वाला हीलियम, उनका विस्तार शुरू हुआ। लेकिन जो पूरा यूनिवर्स था, जो उनके बीच में गैप था, वो ट्रांसपेरेंट हो गया, पारदर्शी हो गया, बिल्कुल साफ हो गया। पहले तो वो लाइट थी, बिल्कुल गोल्डन दिखता था आग की तरह, लेकिन फिर उसके बीच में वो बिल्कुल शीशे की तरह हो गया, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाशगंगाओं के बीच अंतरिक्ष में वृद्धि, जो बीच में स्पेस है जिसको हम आउटर स्पेस कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। जैसे अभी गुब्बारे पे देखा आपने, पहले वो छोटा था ब्रह्मांड, जैसे जैसे ब्रह्मांड गुब्बारे की तरह बढ़ता गया, जो आकाशगंगाएं थी उनके बीच की दूरी भी बढ़ती गई। ये आप एक डायग्राम देख रहे हैं, ये स्लाइड के ऊपर कैसे एकल परमाणु से जैसे जैसे वो गए और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती गई और गैलेक्सियों के बीच का जो आकाशगंगाओं के बीच का डिस्टेंस है वो बढ़ता गया। जैसे जैसे ये एटम परमाणु बनने लगे, इनमें एक गुरुत्वाकर्षण जिसे ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं वो पैदा होने लगी और वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने लगे। और ये जो छोटे छोटे न्यूक्लियस बने, ये आकाशगंगाओं के निर्माण का नींव पत्थर था, फाउंडेशन थी। और ये जैसे जैसे बनते गए, बड़े होते गए, इनमें बहुत सारी ऊर्जा थी और ये तारे बन गए जिनको हम स्टार्स कहते हैं। जैसे सूरज है वो हमारे यूनिवर्स का एक स्टार है, तो ऐसे ही बहुत सारे तारे जो हैं वो ब्रह्मांड में बन गए। ये जो आकाशगंगाएं हैं, हर एक आकाशगंगा अपने अपने तारे लेके, अनेक तारे लेके घूमती है ब्रह्मांड में, और ये एक दूसरे से 80,000 से लेकर 1.5 लाख प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर्स की दूरी पे होती है। तो एक आकाशगंगा का जो निर्माण है वो हाइड्रोजन गैस से शुरू होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और फिर ये हीलियम बन जाता है, फिर इनके न्यूक्लियस बनते हैं और ये गुच्छे लगातार बढ़ते रहते हैं और ये एक गैसीय पिंड बन जाते हैं, गैस के पिंड बन जाते हैं जिसमें तारों का निर्माण होता है। ऐसा माना जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था, 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो।
हमारी बिग बैंग कब हुई थी? 13.8 बिलियन साल पहले, 13.8 अरब साल पहले। उसके करीब 7-8 अरब साल बाद तारों का निर्माण शुरू हुआ। जो तारे हैं उनके आसपास हम देखते हैं, जैसे सूरज के आसपास 9 ग्रह। ग्रह क्या होता है? प्लैनेट। आप प्लीज अंतर आप ध्यान में रहे कि तारे और ग्रह में क्या अंतर होता है। तारे जो हैं वो स्टार्स हैं, वो नेबुलास हैं, वो गैस के बने हुए हैं, उनके पास अत्यंत ऊर्जा है और उनके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम के फिशन के कारण, आपस में जुड़ने के कारण, अट्रैक्शन के कारण, हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट होने के कारण इतनी ऊर्जा पैदा होती है कि वो प्रकाश और ऊर्जा अपने अपने सौरमंडल को बांटते हैं, अपनी अपनी आकाश गंगा को बांटते हैं। लेकिन जो ग्रह हैं वो एक अलग चीज है, उनके पास अपनी ऊर्जा नहीं है। ग्रह क्या है? तारा एक निहारिका के भीतर गैस के स्थानांतरक पिंड है, लेकिन जो गैस का बादल है वो छोटा होता गया और उसके जो वो संगित होता गया, वो डेंस होता गया, और जो कोहेसिव फोर्सेस पैदा हुई आपस में जुड़ने की, इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शंस होती हैं, एक दूसरे को, दूसरे एटम्स अपनी तरफ खींचते हैं या मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ खींचते हैं, उससे ग्रहों के ना छोटे छोटे प्लैनेटिसिमल जिनको कहते हैं, ग्रहों के बीज आप कह सकते हैं, ग्रहों के स्पोर, वो बनने लगे और उनकी चारों तरफ थे वो गैस फॉर्म में ही। शुरू में वो गैस के उसमें आकार में ही थे, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा थी तो वो गैस थे। लेकिन वो छोटे छोटे पिंड बनने लगे, पेड़े बनने लगे, आप कह लीजिए छोटे छोटे बॉल्स, राउंड कंचे की तरह वो बनने लगे। और जैसे जैसे वो एक दूसरे से टकराते और बड़े हो जाते और बड़े हो जाते और बड़े हो जाते, और उन्होंने ग्रहों का रूप ले लिया। ये जो ग्रह हैं, रिमेंबर, ये भी गैस के गोले हैं, लेकिन इनमें फ्यूजन नहीं हो रहा है, फिशन नहीं हो रहा है, इनमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल बन गए हैं, वो आपस में इकट्ठा हो गए हैं। लेकिन जैसे जैसे जो ब्रह्मांड है वो ठंडा होता गया, ये गैस से लिक्विड में बदल गए। समझे ना मेरी बात? तरल हो गए। पहले गैस थे, गैस नुमा थे, फिर ये तरल हो गए। सो पृथ्वी भी, अगर हम पीछे जाएं 8 करोड़ साल पहले, 8 अरब साल, 7 अरब साल पहले, तो पृथ्वी भी एक तरल पदार्थों का गोला था, गर्म था, घूम रहा था बड़ी तेजी से। और क्या हुआ? ठंडा होते होते जो उसकी बाहर की भूपेपड़ी है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हीट लूज कर रही थी, ऊर्जा या गर्मी जो है वो लूज कर रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हो के ठोस बन गई, सॉलिड बन गई। तो अर्थ जो है उसकी भूपेपड़ी तो बन गई, लेकिन ये बंजर थी, एकदम बंजर, क्योंकि गर्मी बहुत थी, कोई वायुमंडल नहीं था, थोड़ी हाइड्रोजन और हीलियम जो ब्रह्मांड के विकास के समय में बची हुई थी वो थी, लेकिन जो सूर्य से सोलर विंड्स आती थी वो उसको उड़ा के ले जाती थी। तो कोई वायुमंडल भी नहीं था, एक गोल आकार का एक पिंड था जो घूम रहा था, बाहर उसकी पेपड़ी ठोस थी, अंदर उसके तरल पदार्थ थे। करीब
4,600 मिलियन साल पहले, या आप कहिए कि 4.6 बिलियन साल पहले वो पृथ्वी जैसी हमें आज दिखती है वैसी बननी शुरू हुई। लेकिन वो कैसे बननी शुरू हुई ये समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो हुआ कि जब भूपेपड़ी ठंडी हो गई, वो ठोस बन गई, उसके बाद वायुमंडल का विकास हुआ। इसको डीगैसिंग कहते हैं। पृथ्वी के अंदर से बहुत सारी गैस निकली, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और थोड़ी सी ऑक्सीजन। अब प्लस बहुत सारा वाटर वेपर। वाटर वेपर को क्या कहते हैं हम? अमोनिया भी निकला, मीथेन भी निकली और जल वाष्प भी निकला, वाटर वेपर। खूब सारे ज्वालामुखी फट रहे थे, वो अंदर से गैस निकाल रहे थे, लावा निकाल रहे थे, वो भूपेपड़ी को लावा के साथ और मोटा कर रहे थे। तो जैसे जैसे बाहर का जो तापमान है, मैंने आपको बताया कि वो ब्रह्मांड जो है वो ठंडा होता गया, तो जो जल वाष्प ऊपर गया था उसमें कंडेंसेशन शुरू हो गई, संघनिता शुरू हो गई, बादल बन गए और पानी गिरने लगा ना। इस पानी गिरने से जो ये बारिशें आई, भयंकर बारिशें आई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आप जानते होंगे कि वो पानी में बड़े आराम से घुल जाती है। और पहले मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा थी और ऑक्सीजन बहुत कम थी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी में घुल के पूरे पृथ्वी के सतह पे आ गई। इसका जो प्रूफ है, जो इसको आज भी हमें मालूम है कि पानी में घुल के नीचे आई, क्योंकि समुद्रों में 15% से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई होती है, जिससे समुद्री प्लांट्स जो हैं, वनस्पति जो है समुद्री, वो फोटोसिंथेसिस करती है। खैर वो अगली बात है। प्रकाश संश्लेषण जिसे कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो उसके बाद क्या हुआ कि करीब 50 करोड़ वर्ष के भीतर, 50 से 40 करोड़ वर्ष के भीतर इतनी बारिशें हुई कि जो भूपेपड़ी थी, जहाँ पे भी कोई खड्डे थे, डिप्रेशंस थी, वो सब पानी से भर गई और महासागरों का निर्माण शुरू हो गया। सो हम जियोलॉजिकल जो प्रूफ है, एविडेंस है, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि करीब 40 करोड़ साल पहले सारे महासागर बन गए थे, और उसके 2 करोड़ साल बाद, या कहिए कि आज से 38 करोड़ साल पहले, जो कार्बन के कार्बोनेशियस पार्टिकल्स थे, जो कार्बन के पार्टिकल्स घूम रहे थे, वो आपस में जुड़ने लगे और एनर्जी, और उससे एलिमेंट्री जो है एक सेल वाले यूनिसेलुलर एल्गी जिनको कहते हैं, काई, वो प्लांट्स का निर्माण शुरू हुआ, और वो पृथ्वी के ऊपर जीवन का सबसे पहला आगमन है। एल्गी, काई जो होती है एक एक सेल वाले, और वहां से फोटोसिंथेसिस शुरू हुआ। फोटोसिंथेसिस शुरू होने से जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो कम होने लगी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। अमोनिया और मीथेन भी दोनों सॉल्युबल गैसेस हैं, बड़ी आराम से पानी में घुल जाती हैं, वो भी बारिशों से धुल के
तो अंत में क्या हुआ कि 3 मेन गैस रह गई जल वायुमंडल में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी गैसों का बहुत अब थोड़े थोड़े अवशेष आज भी मिलते हैं। बाकी हमें वाटर वेपर मिलता है। वाटर वेपर जो है वो अलग जगह पे अलग अलग होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम बारिश के बारे में पढ़ेंगे, प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो कार्बोनिक एटम्स थे ना, इनके जुड़ने से ये लगभग 3 बिलियन साल पहले प्लांट्स की उत्पत्ति हो गई थी। उसके बाद वो और रिएक्शंस हुए, प्रोटीन्स और कॉम्प्लेक्स बनी अंदर, वहाँ से फिर जो है मछलियाँ पैदा हुई। मछलियों से जो एम्फीबियन होते हैं, जो पानी और लैंड पे रह सकते हैं दोनों पे, जैसे मेंढक हैं और आपके दूसरे ऐसे एम्फीबियस एनिमल्स हैं, उनका सैलामेंडर हैं, उनका उत्पत्ति हुई। और करते करते हम उस जीवन विकास की उसमें आज यहाँ तक पहुँच गए। सो ये है हमारा आज का चैप्टर, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, वायुमंडल का विकास, भूपेपड़ी का विकास और जीवन प्रणाली का विकास। आशा है आपको समझ आया होगा। इसके नोट्स के लिए यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसको आप क्लिक कीजिए और पूरे नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ के लिख सकते हैं, जैसा आप करना चाहें कर सकते हैं। और अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप इस वीडियो में कमेंट करके मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, मैं तुरंत उनका जवाब आपको दूंगा। धन्यवाद।